फिर 15 की बजाय 20 मिनट बाद सफदर ने दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। चीफ कमिश्नर इंटेलिजेंस, सफदर ने कहा। यस सर, ट्रैकिंग मुकम्मल कर ली गई है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त दारुल हुकूमत से 30 मील दूर क्रॉप एरिया में वाक़ एक फार्म हाउस में मौजूद है और उस फार्म को भी क्रॉप फार्म कहा जाता है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके थैंक यू, सफदर ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उनकी जीप खासी तेज रफ्तारी से दारुल हुकूमत से मुज़ाफ़ाती इलाके की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। तुमने नक्शे में क्रॉप एरिया और क्रॉप फार्म को चेक कर लिया है या नहीं? साइड सीट पर बैठी जूलिया ने ड्राइविंग सीट पर मौजूद सफदर से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, मैंने खुसूसी तौर पर चेक किया है, सफदर ने जवाब दिया। क्रॉप एरिया में तो सिर्फ फसलात ही होंगी, हमारी जीप को तो दूर से चेक कर लिया जाएगा। जूलिया के साथ बैठी सालिहा ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने भी इस पर गौर किया है। मेरे ख्याल में उस फॉर्म की तरफ फ्रंट से जाने की बजाय चक्कर काटकर उकब से पहुंचा जाए, सफदर ने कहा। कुछ नहीं होगा, क्रॉप वाले रास्ते से जीपें आती जाती रहती होंगी। हम जीप को कुछ देर पहले ही रोक देंगे और आगे पहलकर पैदल जाएंगे, वरना उकबी तरफ पहुंचने के लिए हमें बहुत तवील चक्कर लगाना पड़ेगा और इमरान न जाने किस हालत में हो, तनवीर ने कहा। इमरान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे, उनसे भी मुकाबला होगा, उकबी सीट पर बैठे कैप्टन शकील ने कहा। डेसी और मार्गरेट दोनों यहाँ मौजूद होंगी, इसलिए मेरा ख्याल है कि जो काम उन्होंने हमारे साथ किया है वही उनके साथ भी किया जाए। पहले उन्हें बेहोश करके फिर अंदर जाया जाए, जूलिया ने कहा। हाँ, वेरी गुड। इस जीप में साइड सीट के नीचे गैस पिस्टल मौजूद है, सफदर ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। इमरान के जहन पर छा जाने वाला गुप्त अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा और रोशनी का तासुर नुमाया होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन रोशन होता चला गया, लेकिन रफ्तार काफी सुस्त थी। तुम्हारा नाम इमरान है और तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, निस्वानी आवाज में कहा गया तो इमरान के जहन में एक झमाका सा हुआ और उसका जहन पूरी तरह रोशन हो गया। और फिर चंद लम्हों में ही इमरान सारी सूरत हाल का जायजा ले चुका था। वो रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा था। सामने कुर्सियों पर दो लड़कियां बैठी हुई थी। ये दोनों पहले इमरान से मुलाकात कर चुकी थी, इसलिए इमरान उन्हें देखते ही पहचान गया था कि ये आइसलैंड की एजेंसी रेड स्टार की एजेंट्स हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, डेसी ने कहा। जिस बात का तुम्हें इल्म है उसका मजीद क्या जवाब दूं? वैसे तुम दोनों ने वाकई यहाँ बहादुरी का काम किया है कि मुझे मेरी रिहाइशगाह से बेहोश करके उठाकर यहाँ ले आई हो। मेरे साथियों का क्या किया तुमने? इमरान ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उनका क्या कर सकती थी? डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। जो एजेंट्स के साथ एजेंट्स करती हैं। एक पुराना लतीफा है कि एक आदमी ने बादशाह से बगावत की तो उसे गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ, तो उस आदमी ने बर्जिस्ता कहा कि जो बादशाह बादशाहों से करते हैं, यानी इस्तकबाल। अब तुम बताओ कि तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डेसी, ये आदमी सिर्फ वक्त ज़ाय कर रहा है। इससे शायद ये ख्याल है कि इसके साथी होश में आकर इसे बचाने के लिए सीधे यहाँ आएंगे और इसे छुड़ाकर ले जाएंगे, मार्गरेट ने कहा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वैसे भी वहाँ स्पेशल गैस फायर की गई थी जिसके असरात 14-15 घंटे तक हर सूरत में रहते हैं, डेसी ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर इससे पूछ लो जो कुछ पूछना है, वक्त क्यों ज़ाय कर रही हो? मार्गरेट ने कहा। इमरान, तुमने मांगा खजाना तलाश कर लिया है और गलत बयानी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमने डॉक्टर रजा से फ़ोन पर जो बातचीत की है और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब से जो तुम्हारी बात हुई है वो भी मेरे पास टेप हो चुकी है और तुमने कल सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? डेसी ने कहा। हाँ, 100% दुरुस्त कह रही हो, लेकिन तुम्हारा उस खजाने से क्या ताल्लुक है? बैनुल अक़वामी कानून के तहत जिस सरजमीन से यह खजाना निकले वही मुल्क उसका मालिक होता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। हमें यह खजाना चाहिए। बैनुल अक़वामी कानून अपनी जगह, हमें अपने मुल्क की गुर्बत खत्म करने के लिए भी यह खजाना चाहिए, डेसी ने सख्त लहजे में कहा। जबकि इस दौरान इमरान ने रॉड्स को खास तौर पर चेक किया था, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है ये बात इमरान की समझ में ना आ रही थी। यही वजह थी कि इमरान मुसलसल वक्त लेने की कोशिश कर रहा था। उसे मालूम था
कि औरत नरम लहजे में बात करते करते अचानक शदीद गुस्से में आ सकती है। सुनो इमरान, फिर सोच समझकर फैसला करना। खजाने को आज तक कोई ट्रेस नहीं कर सका। अलबत्ता तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम अगर चाहो तो अपनी जहानत से हर मसले का हल निकाल लेते हो। इसलिए सबका ख्याल था कि अगर तुम संजीदा हुए तो खजाना ट्रेस कर लोगे। और अब तुम खुद देखो कि तुमने खुद फोन करके बताया है कि तुमने खजाना ट्रेस कर लिया है। और तुम चीफ सेक्रेटरी और डॉक्टर रजा को भी साथ ले जाकर दिखा सकते हो। तुमने कहा था ना। डेसी ने मुसलसल बोलते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खजाना तलाश कर लिया है, बल्कि मैंने ये कहा है कि मैंने वो मकाम ट्रेस कर लिया है जहां ये खजाना गहराइयों में कहीं मौजूद है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, वो मकाम कौन सा है, तफसील से बताओ। डेसी ने कहा, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं तुम्हारे मुल्क की सिफारिश चीफ सेक्रेटरी आयरलैंड को करूंगा कि वो खजाने में से तुम्हें भी हिस्सा दे दे। इमरान ने कहा, तुम हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम इस वक्त जिस हालत में हो, तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए अपनी जान बचाओ और हमें उस खजाने के बारे में तफसील बता दो। डेसी ने अचानक सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, ऐसे खजाने किसी फर्द या मुल्क के काम नहीं आया करते, बल्कि मनहूस साबित होते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम वापस चली जाओ। तुम्हारा चीफ मेरा दोस्त है, मैं उसे कायल कर लूंगा। इमरान ने कहा तो डेसी के चेहरे पर शदीद तरीन गुस्से के तासुरात उभर आए। तुम एशियाई कीड़े मुझ पर एहसान करने जा रहे हो। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। डेसी ने यकलक शाउट होते हुए कहा, सॉरी, मेरा मकसद तुम्हारी तौहीन करना नहीं था। इमरान ने कहा, आखिरी बार कह रही हूँ कि वो जगह बताओ और सुनो। तुम्हारी मेज के खाने में मौजूद कागजात, नक्शे और एक पुरानी किताब मैं साथ ले आई हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो फिर मजीद बात नहीं होगी। हमारे लिए पोजीशन भी काबिल कबूल है कि तुम्हें हलाक करके हमेशा के लिए खजाने को जमीन में ही दफन रहने दे। इसलिए कह रही हूँ, बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? डेसी ने तेज और चीखते हुए लहजे में कहा, सॉरी, इस तरह चीखने और गुस्सा दिखाने से तुम इमरान को मजबूर नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। डेसी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाती इमरान की कुर्सी की तरफ बढ़ी। इमरान अभी हैरान हो रहा था कि डेसी इस अंदाज में क्यों आ रही है कि अचानक कमरा थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। ये थप्पड़ डेसी ने इमरान के गाल पर पूरी कुव्वत से मारा था। तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब देना होगा डेसी, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो डेसी ने दोबारा थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने बरवक्त अपने सर को उल्टी साइड में करके अपने आप को थप्पड़ से बचा लिया। लेकिन उसी लम्हे कड़कड़ाहट की तेज आवाज से कमरा गूंज उठा और दूसरे लम्हे इमरान के सर पर खड़ी डेसी चीखती हुई हवा में किसी गेंद की तरह उड़ती हुई सीधी मार्गरेट से जा टकराई और वो दोनों चीखती हुई नीचे गिर गई। उसी लम्हे इमरान ने तेजी से मुड़कर उन कुर्सियों में से एक कुर्सी उठाकर फ्रेड को मार दी, जो हैरत से बुत बना खड़ा था। फ्रेड चीखता हुआ नीचे गिर रहा था कि डेसी और मार्गरेट नीचे से एक झटके से उठी। उनकी रफ्तार में वाकई तेजी थी और वो सबसे खतरनाक बात ये थी कि डेसी के हाथ में उसका मशीन पिस्टल मौजूद था। दूसरे लम्हे कमरा तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इमरान चूंकि बराह रास्त उसका हदफ था और फासला इतना था कि वो फौरी तौर पर बच भी ना सकता था, लेकिन गोलियां चलते ही इमरान का जिस्म किसी तेज रफ्तार मछली की तरह कौस की सूरत में घूम गया और फिर जब तक डेसी हाथ मोड़ती, इमरान का जिस्म एक बार हवा में बुलंद हुआ और दूसरे लम्हे डेसी चीखती हुई पूरी कुव्वत से दीवार से टकराई और उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। दीवार से टकराकर नीचे गिरने के बाद उसका जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पकर साकित हो गया था। डेसी की यह हालत देखकर शायद मार्गरेट हौसला छोड़ गई और उसने जद्दोजहद करने की बजाय दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन कुर्सी लगने और फर्श पर गिरने के बाद वापस उठते हुए फ्रेड से बुरी तरह टकरा गई और वो दोनों ही धमाके से नीचे गिर रहे थे कि इमरान उन तक पहुंच गया। उसी लम्हे दोनों ने एक बार फिर उछलकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इमरान उनके सर पर पहुंच चुका था। उसने बिजली की सी तेजी से झुककर एक हाथ मार्गरेट की गर्दन पर और दूसरा हाथ फ्रेड की गर्दन में डाला और दूसरे लम्हे वो दोनों फिजा में कलाबाजी खाकर जोरदार धमाके से फर्श पर जा गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए। तो इमरान ने आगे बढ़कर फर्श पर सीधी पड़ी हुई मार्गरेट के सर पर एक हाथ रखा और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया। तो मार्गरेट का जिस्म एक बार जोरदार अंदाज में झटका खाकर सीधा हो गया, लेकिन उसके चेहरे का बिगड़ता हुआ रंग दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। इमरान अपने मुकाबिल को इस अंदाज में कलाबाजी देखकर
जमीन पर फेंकता था कि उसकी गर्दन में बल आ जाता है और शायरक दब जाने की वजह से वो आदमी चंद मिनट में हलाक हो जाता है। अलबत्ता जिसे जिंदा रखना मकसूद हो तो उसके कंधे और सर पर हाथ रखकर मखसूस अंदाज में झटका दिया जाए तो वो बल निकल जाता है और शायरक दबने की वजह से तेजी से मौत की तरफ जाने वाला शख्स वापस जिंदगी की तरफ लौट आता है। डेसी ने उस पर फायर खोला था, लेकिन इमरान ने उसे हलाक नहीं किया था। वो अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। चुनांचे उसने डेसी को फर्श से उठाया और वापस कुर्सी की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी, क्योंकि गुज़िश्ता 8-10 मिनट के दौरान उसे मौत का खेल इस अंदाज में खेलना पड़ा था कि मौत उसको छूती हुई गुजर गई थी। कुर्सियों का मैकेनिज्म इमरान तलाश करता रहा था। ये सिस्टम रिमोट कंट्रोलर के तहत ही रखा गया था, लेकिन इमरान ने देखा कि उसके दाएं हाथ पर मौजूद कुर्सी की एक साइड की टांग के करीब मैकेनिज्म की एक चौकड़ी सी मौजूद थी, जिसका रंग सियाह हो रहा था। यूं लगता था जैसे यहाँ मौजूद कोई ऑयल उसमें से बहता रहा हो, जिसने इस चौकड़ी का मैकेनिज्म ढीला कर दिया हो। इमरान काफी देर से इस चौकड़ी में हाथ डाले बैठा डेसी से बात कर रहा था, और डेसी, जो शायद इमरान के इत्मीनान और एतमाद को देखकर मुश्तइल हो गई थी, ने कुर्सी के सामने आकर इमरान के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। इस अचानक थप्पड़ ने इमरान को जैसे तड़पा दिया था, और फिर इससे पहले कि डेसी दूसरा थप्पड़ रसीद करती, इमरान के चौकड़ी में मौजूद हाथ को जोरदार झटका लगने से अचानक इमरान की कुर्सी के रॉड्स कड़कड़ाहट की आवाजें निकालते हुए खुल गए, और इमरान ने पलक झपकने से पहले सामने खड़ी दूसरा थप्पड़ मारने की कोशिश करती हुई डेसी को उठाकर उकब में मौजूद मार्गरेट पर फेंक दिया था। फिर इमरान ने फौरी तौर पर कुर्सी मारकर फ्रेड को नीचे गिरा दिया था, और वो गर्दन में बल आ जाने की वजह से थोड़ी देर बाद हलाक हो गया। तो इमरान ने डेसी को उठाकर एक कुर्सी पर डाला और दूसरी कुर्सी पर मार्गरेट को डालकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड पर सुर्ख रंग के 10 बटन एक कतार की सूरत में मौजूद थे। उसने बटन ऑपरेट करना शुरू कर दिए तो एक कुर्सी के रॉड्स ने काम न किया। वो शायद वही कुर्सी थी जिस पर इमरान को बिठाया गया था, जबकि बाकी सब कुर्सियों के रॉड्स ऑपरेट हो रहे थे। इमरान ने चूंकि इसका मैकेनिज्म खत्म कर दिया था, इसलिए रॉड्स हरकत न कर रहे थे। अलबत्ता डेसी और मार्गरेट दोनों की कुर्सियों के गिर्द रॉड्स आ गए थे। इमरान ने मखसूस अंदाज में डेसी और मार्गरेट की कुर्सियों के रॉड्स ऑपरेट करके इन बटनों को मजीद प्रेस किया तो दोनों कुर्सियों के रॉड्स हल्की सी कड़कड़ाहट के साथ अंदर की तरफ प्रेस हो गए, और अब औरतें होने के बावजूद वो इन रॉड से आज़ादी हासिल न कर सकती थी, वरना मुतनासिब जिस्मों की हामिल डेसी और मार्गरेट दोनों खुले रॉड्स में से निकल सकती थी। इमरान ने एक नज़र कमरे पर डाली और फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि इस इमारत का जायजा ले सके। उसने वो मशीन पिस्टल उठा लिया था जिसका आधे से ज्यादा मैगजीन इमरान पर चला दिया गया था, लेकिन इमरान मशीन पिस्टल की फायरिंग से भी साफ बच निकला था। इमरान अभी दरवाजे के करीब खड़ा था कि उसके कानों में दूर से किसी इंसान के बोलने की आवाज पड़ी तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। वो दरवाजे में ही रुक गया था, फिर वो बरामदे में ही घूमता हुआ अभी कुछ दूर पहुंचा था कि एक बार फिर एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। इस बार इमरान चूंकि बोलने वाले के ज्यादा करीब आ चुका था, इसलिए इस बार वो न सिर्फ आवाज को पहचान गया था बल्कि बोलने वाला जो कुछ कह रहा था वो भी उसकी समझ में आ गया था। उसने चेक किया था कि बोलने वाला इस इमारत के बैरूनी फाटक के करीब एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा हुआ है और वहीं नीचे मौजूद किसी आदमी से बात कर रहा है। और सबसे अहम बात ये थी कि वो आवाज पहचान गया था। ये आवाज सफदर की थी। ये इमारत तो खाली लगती है मिस जूलिया। इमरान साहब तो क्या, कोई आदमी भी अंदर नजर नहीं आ रहा। सफदर ने कहा, तुमने जो हिसाब लगाया था उसके मुताबिक तो यहाँ इमरान को होना चाहिए। नीचे से बारीक आवाज में जूलिया ने बोलते हुए कहा, और इमरान समझ गया कि ये सब कुछ इस अंदाज में क्यों हो रहा है, क्योंकि उस इमारत की चार दीवारी बहुत ऊंची थी, इसलिए उसके अंदर जाने के लिए बाहर से इस दरख्त को ही इस्तेमाल किया जा सकता था, और सफदर इसीलिए दरख्त पर चढ़ा हुआ था। आंखों में सुरमा लगाओ सफदर, अचानक इमरान ने ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा। ये आवाज तो इमरान साहब की है। ओ इमरान साहब, सामने बरामदे के एक सुतून के पीछे हैं। इमरान साहब, मैं सफदर हूँ। सफदर ने भी चीख कर बोलते हुए कहा, अरे सफदर तो बहादुर को कहते हैं, तुम तो डर कर दरख्त पर चढ़ गए हो। मैं फाटक खोल रहा हूँ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, और फिर बरामदे से उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फाटक में मौजूद छोटी खिड़की खोली तो सामने ही जूलिया
सालिया और बाकी साथी मौजूद थे। इमरान साहब, खुदा का शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई, कैप्टन शकील ने कहा। और फिर एक एक करके सबने ही इमरान को सही सलामत देखकर बेहद खुशी का इजहार किया। और फिर सबसे आखिर में सफदर आया, क्योंकि दरख्त से उतरने में उसे काफी वक्त लग गया था। इमरान साहब, आप यहाँ अकेले हैं। आपको तो बेहोशी के दौरान अगवा कर लिया गया था और आप यहाँ अकेले नजर आ रहे हैं, सफदर ने कहा। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए अपने होश में आने से लेकर डेसी और मार्गरेट और उनके मुलाजिम फ्रेड के साथ होने वाली खौफनाक झड़प के बारे में तफसील बता दी। डेसी ने आपको थप्पड़ मारा? क्या वाकई? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। कहाँ है ये लड़की? मैं इसके जिस्म का रेशा रेशा अलहदा कर दूंगी, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं अपनी जात पर होने वाले हमलों का इंतकाम नहीं लिया करता, अलबत्ता उसने पाकिस्तान की जो तौहीन की है उसका खमियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा, इमरान ने कहा। और सबने इस बात में सर हिला दिए। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? कैसे क्लू मिला तुम्हें? इमरान ने कहा। तो सबने सफदर की जद्दोजहद की तफसील बता दी। इमरान इस कदर खुश हुआ कि उसने बेख्तियार सफदर को खींचकर सीने से लगा लिया। बहुत खूब, इसको कहते हैं हिम्मत और जद्दोजहद। वेरी गुड, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इमरान का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद वो सब उस कमरे में मौजूद थे जहां पहले इमरान को रॉड्स में जकड़ा गया था। अब यहाँ डेसी और मार्गरेट दोनों बेहोशी के आलम में जकड़ी हुई मौजूद थी, जबकि फ्रेड की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। इनमें से कौन डेसी है? जूलिया ने कहा। यह डेसी है, लेकिन मैं बार बार अपनी बात नहीं दोहराया करता, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। तुम उसूल पसंद आदमी हो, तुम बाहर जाओ। ऐसे घटिया जहन एजेंट से निपटना तुम्हारा काम नहीं है, जूलिया ने भी जवाब में गुर्राते हुए कहा। मिस जूलिया, जब इमरान साहब अपने उसूलों पर चलते हैं तो आप क्यों इस कदर बड़ा फरोख्ता हो रही हैं? सफदर ने कहा। मैं इमरान को लगने वाले थप्पड़ की बात नहीं कर रही, ऐसे थप्पड़ तो ये रोज खाता रहता है। मुझे गुस्सा अपने मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती पर है। इमरान ने जो फिक्रा दोहराया था वो इस काबिल नहीं कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए, जूलिया ने एक बार फिर गुर्राते हुए लहजे में कहा। तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है कि इन्होंने मुझे उठाकर ले जाने से पहले तुम्हारी बेहोशी के दौरान तुम्हें गोलियां नहीं मारी। मुझसे तो इन्होंने खजाने की बात पूछना थी, लेकिन तुमसे इन्होंने क्या पूछना था? इमरान ने कहा। तुम इनकी फेवर आखिर क्यों कर रहे हो, वजह बताओ, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसलिए कि आज इनकी वजह से बड़े अरसे बाद चचा संग आर्ट का मुजाहरा करने का मौका मिला है, वरना मशीन पिस्टल सिर्फ 8-10 फीट की दूरी पर हो तो इंसान किसी सूरत नहीं बच सकता, इमरान ने कहा। इमरान साहब, वाकई आपने बड़े अरसे के बाद संग आर्ट का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या आप इसकी मशकें करते रहते हैं? कैप्टन शकील ने कहा। हर माह चीफ जो कैम्प लगाता है उसमें रजाकाराना तौर पर मैं 1 घंटा संग आर्ट को देता हूँ, इमरान ने कहा। और सबने इस बात में सर हिला दिए। सालेहा, पहले इस देसी को और फिर इस मार्गरेट को होश मिलाओ ताकि जल्दी यहाँ से काम निपटा ले, किसी भी वक्त कोई आ सकता है, इमरान ने सालेहा से कहा।